शर्मिला ने अपनी पांचों बहुओं को लेकर बहुत सपने देखे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि सभी सपने हमेशा पूरे नहीं होते। ऐसे ही शर्मिला के साथ भी हुआ। शर्मिला की 3 बहुएं, बड़ी बहू रानी, छोटी बहू पूजा, तीसरी बहू गीता बिल्कुल देहाती हैं, जिसके चलते उसने अपने बाकी 2 बेटे ध्रुव और शौर्य की शादी विदेशी लड़कियों से करवा दी और एमिली को अपनी चौथी बहू और रीटा को 5वीं बहू बनाकर अपने घर ले आई। लेकिन फिर भी उसे अपनी 5 बहुओं से वो सुख नहीं मिला जिसकी उसने आशा की थी। समय बीतता है, तभी एक रोज सुबह के समय वो मंदिर से घर लौटती है और देखती है उसकी तीनों देहाती बहुएं पूरे घर को गोबर से लीप रही होती हैं, जिसे देखकर वो अपने सर पर हाथ मारते हुए कहती है, सत्यानाश हो तुम तीनों का। हे भगवान, तुम तीनों ये क्या कर रही हो? कैसी देहाती बहुएं मिली है भगवान मुझे? क्या हुआ माँ जी? ये भी मैं बताऊं तुम तीनों को? ये चीज तो तुम मुझे बताओ कि ये कौन सा कारनामा कर रही हो तुम सुबह सुबह? माँ जी, वो क्या है ना, आज सोमवार है, इसलिए हम सब मिलकर अपना घर के आंगन को गौ माता के गोबर से लीप रहे हैं। इससे घर में धन की बरसात होवत है। हाँ माँ जी, और हम दोनों ना जेठानी जी की मदद कर रही थी, क्योंकि हम सब ई घर का भला ही चाहते हैं ना। हाँ माँ जी, लेकिन हमको ये समझ नहीं आ रहा कि आप काहे इतना गुर्रा रही थी शेरनी की तरह हम सब के ऊपर। आपको पता है हमारे गांव में एक शेरनिया थी, वो जब बोलाती थी ना तो वो आपकी तरह ही चिल्लाती थी। ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोली। चुप करो तुम सब। ना जाने मेरे लड़कों ने तुम में क्या देख लिया और तुम देहातनों को मेरी बहू बनाकर ले आए मेरे सर पर तांडव करवाने के लिए। खुद तो नौकरी के चक्कर में बाहर चले गए और तुम देहातनों को मेरे पल्ले बांध गए, जिन्हें ना कोई अकल है न ही बात करने का तरीका। ए माँ जी, आप हम सबको देहातन बोल रही हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। आखिरकार हम सब तुम्हारी बहुएं हैं, थोड़ा तो इज्जत करो हमारी। सही बोली जेठानी जी। अच्छा, जैसे तुम तीनों अपने गांव की शेरनी बोलकर मुझे बहुत इज्जत दे रही हो, पहले जाकर बात करने का तरीका सीख कर आओ, तब मुझसे बात करो। माँ जी, हम तो आपको फिर भी बहुत ही इज्जत देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि आप हमारी सास है। लेकिन कभी अपनी दोनों विदेशी मुर्गियों को भी देख लिया करो, जो आपको अपने पैरों के नाखून बराबर ही नहीं समझती है। एकदम सही बात। शर्मिला और उसकी तीनों बहुएं आपस में बहस कर रही होती हैं। तभी उसकी दोनों विदेशी बहुएं एमिली और रीटा भी वहां आ जाती हैं और पूरे घर में गोबर की बदबू फैली हुई देखकर वो कहती हैं, OMG, this smell is so bad. Yeah, you are right. What are you doing? ओ विदेशी मुर्गियों, तुम क्या बोल रही हो? किटर पिटर अंग्रेजी में हमको कुछ नहीं समझ आवत है, इसलिए तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। हम कह रहे हैं कि तुम तीनों ये क्या कर रही हो? पूरे घर में पूरी गंदी स्मेल आ रही है, इसे जल्दी से साफ करो। Yeah, Emily is right. लो माँ जी, यही है आपकी विदेशी मुर्गियाँ जो अपने से बड़ी जेठानी का नाम लेवत रहे। चुप करो तुम सब, दिमाग खराब करके रख दिया है तुम लोगों ने मेरा। ये गोबर की लीपा पोती गांव के कच्चे घरों में होती है, यहाँ शहर के घर में नहीं। यहाँ मार्बल लगे होते हैं फर्श पर, यहाँ पोछा लगाया जाता है। साफ करो तीनों की तीनों, मिलकर जल्दी पूरे घर को। जी माँ जी। शर्मिला इतना कहकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और अपनी 5 बहुओं की कमियों को देखकर उसके अनुसार वो अपनी बहुओं को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन किसी पर भी अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता है। एक रोज वो हॉल में बैठी अपनी 5 बहुओं के बारे में ये सब सोच रही होती है। तभी उसका छोटा बेटा जयश ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ को अकेले बैठे हुए देखकर कहता है, क्या बात है माँ, आप ऐसे अकेले क्यों बैठी हुई हो? कहाँ गई आपकी सारी बहुएं? कैसी बहू बेटा, जितनी है सबके सब खून पीने वाली है। लोग कहते हैं गांव की लड़कियां बहुत अच्छी होती है, उन्हीं को बहू बनाकर लाना चाहिए। गांव की लेकर आई है वो भी ठेठ देहातन निकली, जिन्हें यही नहीं पता कि गोबर से कच्चे घरों को लीपा जाता है, मार्बल को नहीं। और जब विदेशी लेकर आई तो वो इतनी विदेशी है, ना उनका पहनावा मिलता है हमसे, ना ही बोलचाल। करूँ तो करूँ क्या मैं? माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। आप उन सभी को ना समझाने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? उनको जो चीज नहीं आती है आप उन्हें सिखाती क्यों नहीं हो? देखना, वो आपकी बात जरूर सुनेंगी और सीखेंगी भी। जयश अपनी माँ को समझा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर अपनी तीनों देहातन भाभियों पर जाती है,
जो कि रसोई के बाहर जमीन पर बैठी चाय को प्लेट में डालकर आपस में जोर जोर से बातें करते हुए पी रही होती हैं और बाकी उसकी दोनों विदेशी बहुएं शॉर्ट्स पहने सीढ़ियों से बात करते हुए उतर रही होती हैं। तभी शर्मिला अपने बेटे से कहती है, ये सब देखकर भी तुझे लगता है कि ये लोग मेरी बात सुनेंगे? क्योंकि अभी जो ये काम कर रही है इसके लिए मैं 2 दिन पहले ही समझा चुकी हूँ और टोक चुकी हूँ, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं है। हाँ माँ, आपकी बात तो सही है, लेकिन मुझे लगता है आपको ना इनको थोड़ा समय देना चाहिए। धीरे धीरे करके ना वो हमारे घर के तौर तरीके समझ जाएंगी। जयश अपनी माँ शर्मिला से इतना कहकर सामने से आ रही एमिली और रीटा को रोकते हुए कहता है, आप लोग कहाँ जा रही हैं? आप लोग को इतना टाइम हो गया इस घर में आए हुए, अभी तक आप लोगों को ये बात पता नहीं चली कि हमारे घर में ना रात को घर से बाहर जाना मना है। आप ये क्या बोल रहे हैं? हम डिस्को जा रहे हैं। वैसे भी इस बंद घर में रहकर हमें घुटन हो रही है। अगर आपको हमारे साथ चलना है तो चलिए, वरना हमें जाने दीजिए। और आगे से इसे रोकने टोकने से पहले सोच लेना, हम भी इस घर की बहुएं हैं, कोई गुलाम नहीं जो हर जगह आपको बता कर जाएंगे। एमिली और रीटा इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं। ये सब देखकर शर्मिला को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन उसकी 5 बहुओं में कोई सुधार नहीं होता है। तभी एक रोज वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि उसकी तीनों देहातन बहुएं घर की भी सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को गीले कपड़ों से साफ कर रही होती हैं, जिन्हें देखकर वो जोर से चिल्लाते हुए गुस्से में कहती है, हद है तुम तीनों के देहाती पने की। तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है? क्या कर रही हो तुम तीनों? अब क्या हुआ माँ जी? जेठानी जी, माँ जी को हम तीनों लोग मिलते हैं चिल्लाने के लिए। इतना उन विदेशी मुर्गियों पर नहीं चिल्ला पाती हैं। चिल्लाने वाला काम करती हो तो क्या करूं? और ये क्या विदेशी मुर्गियां लगा रखी है? उनका नाम भी है, और नाम ना बोल पाओ तो देवरानी जी बोल लो। ये कोई तरीका नहीं है तुम्हारा बोलने का। मेरी देहातन बहुओं, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें, मेरा मतलब है बिजली वाली चीजों को गीले कपड़े से नहीं पोंछना चाहिए, वरना चिपक जाओगी, कोई छुड़ा नहीं पाएगा। पहले भी समझाया था ना। माँ जी, आप बहुत ही डरपोक हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। शर्मिला अपने तीनों देहातन बहुओं को समझा ही रही होती है कि तभी उसकी दोनों विदेशी बहुएं नशे में घर आती हैं, जिन्हें देखकर वो उन्हें बहुत सुनाती है। अपनी माँ की आवाज सुनकर जयश भी वहाँ आता है। तभी शर्मिला जयश से कहती है, बेटा देख इन्हें, बस यही देखना बाकी रह गया था। ये है मेरे घर की 5 बहुएं, लेकिन एक भी लायक की नहीं है। अब बहुत हो गया है, अब मैं इन्हें और अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम 5 के 5 अभी के अभी अपना सामान पैक करो और जहाँ से आए हो वहाँ वापस निकलो। माँ जी, ऐसा मत कहिए। माफ करिए माँ जी, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगी। माँ जी, हमें भी माफ कर दो। बिल्कुल भी नहीं, अब मुझे किसी को माफ नहीं करना है। अपनी सास की बात सुनकर 5 के होश उड़ जाते हैं और 5 शर्मिला के पैर पकड़कर अपनी गलती की माफी मांगना शुरू कर देती हैं। उनको इस तरह से माफी मांगते हुए देखकर वो उनको माफ कर देती है और एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद 5 अपने तौर तरीकों को भुलाकर अपनी सास के कहे अनुसार ससुराल के तौर तरीके अपनाना और सीखने की कोशिश करना शुरू कर देती हैं। बिहार के छोटे से गांव कटिहार से सूरज दिल्ली आया तो था नौकरी करने की तलाश में, लेकिन नौकरी के साथ साथ वो शहरी छोरी शनाया से प्यार भी कर बैठा। शनाया भी उसे उतना ही चाहती थी, इसलिए दोनों ने जिंदगी भर साथ रहने का फैसला किया और शादी कर ली। और अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से वो जी भी रहे थे। ऐसे ही एक दिन शनाया सूरज से बोलती है, सूरज, तो तुमने क्या फैसला लिया? किस बारे में जान? सूरज, नाउ वी आर मैरिड। ये बात तुम अपनी माँ को कब बताने वाले हो? ओह हाँ, वो एक्चुअली मैं जानता हूँ कि माँ हमारी शादी की बात सुनकर कैसा रिएक्ट करेंगी, इसीलिए मैं उन्हें ये बात बताने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। ओह कम ऑन सूरज, शी इज योर मॉम। कैसा भी रिएक्शन दे, इस डर से तुम उनसे बात कब तक छुपाओगे? इस चक्कर में कहीं वो गांव में मेरी सौतन ना ढूंढ ले। देखा है मैंने फिल्मों में, टिपिकल मॉम्स बेटों के लिए पहले से ही लड़की देख लेती हैं। ओह, तो तुम इस बात से डर रही हो? रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं माँ को जल्द ही सब कुछ बता दूंगा। इतना कहकर वो शनाया को अपने गले से लगा लेता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन शनाया हॉल में बैठकर मैगजीन पढ़ रही होती है
कि तभी उसके मेन गेट को कोई जोर जोर से पीटता है और इस आवाज से परेशान होकर वो गुस्से में दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी होती है जिसके कंधे पर बड़ी सी पोटली, हाथ में बड़ा सा स्टील का बक्सा होता है। उसे देखकर शनाया बोलती है, अरे ये दरवाजा है, मंदिर की घंटी नहीं जो इतनी जोर जोर से पीटी जा रही हो, समझी? और हो कौन तुम? अरे पहले ये बतावा कि कंचनिया सेव की पहचान पूछे वाली तू कौन है? मैं इस घर की मालकिन हूँ और यहाँ किससे मिलना है तुम्हें? अच्छा तो तू है हमारी बहुरिया। अरे दूर काहे खड़ी है, यहाँ आके अपनी सास के गोर लाग। उसकी बात सुनकर शनाया उसे नीचे से ऊपर तक घूर कर देखने लगती है और खुद से बोलती है, ये और मेरी सास, ये औरत जरूर पागल वागल होगी और वैसे भी सूरज की माँ कैसी भी होगी पर इसके जैसी नहीं हो सकती। ए बहुरिया, तोरे कानपुर में हड़ताल है का? कब से धूप में भारी वजन लेके खड़े हैं, ना तो तू गोर लग रही है ना ही हमको अंदर बुलावत है। कहीं हमके देख के तो के झटका तो नहीं लग गवा? ये देखो, तुम जो भी हो अभी के अभी यहाँ से निकलो, समझी? जानना पहचान तो मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरी सास हो? चलो दूर हटो दरवाजे से। अरे मैंने कहा दूर हटो। शनाया उस औरत का हाथ पकड़कर उसे हटाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसका पति सूरज दोनों हाथ में बैग लटकाए हुए आ रहा होता है। जब वो शनाया को ऐसे देखता है तो वो बोलता है, शनाया ये क्या कर रही हो, छोड़ो माँ का हाथ। माँ, तो क्या सच में ये मेरी सास है सूरज? हाँ तो इतनी देर से फालतू में बहुरिया बहुरिया कहे जा रहे थे। काहे सूरजवा, कैसन लड़की से बियाह चालिए हो? अपनी सास को नहीं पहचाना था ही? वो माँ, शनाया को पता नहीं था कि तुम आने वाली हो। आप चलो ना अंदर, कब तक बाहर खड़ी रहोगी? हाँ सासू माँ, आइए ना अंदर। जिसके बाद तीनों अंदर जाते हैं। शनाया सूरज को कोहनी मारते हुए कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी सूरज धीरे से उसके कान में बोलता है, सॉरी यार, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैंने माँ को हमारे बारे में एक वीक पहले बताया था। मुझे लगा माँ नाराज हो जाएंगी, लेकिन वो तो बिना बताए ही दिल्ली चली आई। और इनका इतना सारा सामान देखकर तो लगता है कि यहाँ हमेशा के लिए बसने आई हैं। ये सच में तुम्हारी माँ है सूरज? आई लिटरली कांट बिलीव। इतना कहकर वो अपनी सास की खातिरदारी में लग जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सूरज और शनाया बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उसकी सास कंचन अपने कमरे से आती है। आप उठ गई सासू माँ, आइए नाश्ता कर लीजिए। चलो, बहुरिया ने नाश्ते के लिए तो पूछा, एक ई है हमारी कोक का जना, शादी कर लिया और हमको बताया तक नहीं। सही कहते लोग, शहर की हवा में आकर लोग बोरा ही जाते हैं, जैसे हमारा सूरजवा तोरे पीछे बोरा गया है। माँ अब मुझे माफ भी कर दो और मेरी बीवी के सामने कम से कम मेरा नाम तो सही से ले लिया करो। ये क्या सूरजवा सूरजवा कह के बुलाती रहती हो? हाँ सासू माँ, और आप ये कैसी बोली बोलती हो? आधी बात तो मेरे सर के ऊपर से जाती है। अरे का बुराई है हमारी भाषा में, चाहे देश हो या विदेश। भोजपुरी भाषा बोलने वाले हर जगह छाए रहते हैं। और तू भूल गवा का, गाँव में यही भाषा में हमके माई माई कह के बुलावत रहा तू। मैं कुछ नहीं भूला माँ, चलिए आप नाश्ता कीजिए, मैं निकलता हूँ। बाय शनाया। का बोला? किसकी आया? सासू माँ, आया नहीं, शनाया। मेरा नाम है शनाया। ये भी कोनो नाम हुआ? नाम तो हमार जैसन होके के चाहिए। तो के पता है बहुरिया, सब गांव में हमके प्यार से कंचनिया कंचनिया कह के पुकारत रहे। कंचन उससे बातें करने लगती है और सूरज ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और शनाया को अपनी भोजपुरी सास की अजीबोगरीब हरकतें देखने को मिलती है। ऐसे ही एक दिन शनाया सब्जी लेने के लिए मार्केट जा रही होती है। तभी उसकी सास बोलती है, ए बहुरिया, इतना मटक मटक के कहाँ जाते हैं? सासू माँ, मैं मार्केट जा रही हूँ। हाय दैया, कहाँ जाते हैं मार काट करने? सासू माँ, मार काट नहीं, मार्केट। अरे यार, हिंदी में क्या होता है? हाँ सासू माँ, मैं सब्जी मंडी जा रही हूँ। वो ना आलू गोभी टमाटर सब मिलता है जहाँ। हाँ हम बूझ गए, इतना विस्तार से जाने का कोनो जरूरत नहीं है। काहे कि हम गांव से जरूर है पर गंवार नहीं है, तो हम भी तोरे साथ चलते हैं मंडी। यार, ये भोजपुरिया सास साथ गई तो भोजपुरी बोल बोल के सर में दर्द कर देगी, ऊपर से मोहल्ले वालों के सामने भी मुझे एम्बैरस करेगी। सासू माँ, वो मार्केट में बहुत भीड़ रहती है, आप परेशान हो जाएंगी। मैं ले आती हूँ ना सब्जी। अरे तू हमारी चिंता मत कर, और हम परेशान नहीं होते, बल्कि उल्टा हम लोगन के परेशान कर देते हैं। उसके इतना कहने पर ही शनाया को ना चाहते हुए भी कंचन को भी अपने साथ मार्केट ले जाना ही पड़ता है। मार्केट में एक जगह सब्जी लेते हुए
कंचन सब्जी वाले से बोलती है। ये गोभी कौन भाव बेचा तो बबुआ? 50 रुपए किलो बेचा थे काकी, आप कहो तो 40 लगा देंगे। तुम तो हमका बिहार के लागत हो। कौन जिला से हो बबुआ? छपरा से काकी। हाँ भैया 40 रुपए कहा ना, तो 2 किलो कर दो। बहुरिया ये तो अपने बिहार का ही निकला, ई के साथ काम मोल भाव करना। बिहार से है तो क्या फ्री में दे देगा सब्जी? और ये भी कहा कि ऐसे बोल रहा है जैसे सच में इनका रिश्तेदार हो। जिसके बाद दोनों सास बहू घर वापस आ जाती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन शनाया सूरज से बोलती है। सूरज, मेरी कुछ फ्रेंड्स कल घर आ रही हैं, तो क्या तुम कल घर पर ही रह सकते हो? वो सब तुमसे मिलना चाहती हैं। सॉरी बेबी, बिकॉज टुमारो आई एम रियली बिजी। का बोला? दैट्स नॉट फेयर सूरज। अब ई का बोला था? तुम दोनों में से कोई हमका कुछ बताई कि नहीं? देखिए ना सासू माँ, कल मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही है, पर इन्हें तो अपने काम की ही पड़ी है। अरे ये बकलोल तो ऐसा नहीं है, पर तू चिंता मत कर बहुरिया, तू अपन सहेलियों का हमसे मिलवाई लियो। हाँ हाँ सासू माँ, आपसे तो जरूर ही मिलवाऊंगी। और अगले दिन जब शनाया की सहेलियाँ घर आती है, तब कंचन कपड़े से टेबल साफ करते हुए बोलती है। आज तो हमें टेबलवा के अच्छे से शीशा जैसन चमका के ही छोड़िए। चल कंचनिया, बहुरिया के सहेलियन के आने से पहले ही काम खत्म कर ले। ओ नौकरानी, तुम्हें दिखता नहीं है क्या कि घर में मेहमान आ चुके हैं? जाओ और हमारे लिए ठंडा पानी लेकर आओ। और हाँ, अपनी मालकिन को कह देना कि काया छाया आ गई है। ओ जरा अपन आवाज के नीचे रखा, और हम तो के नौकरानी दिखत है का? अब ऐसे गवारों से बोली, कोई मालकिन तो बोलेगी नहीं, तो तुम नौकरानी ही होगी। तभी शनाया वहाँ आती है और गुस्से में अपनी सहेलियों से बोलती है। ये तुम दोनों किस तरह से बात कर रही हो इनसे? ये मेरी सास है, समझी तुम दोनों? क्या ये भोजपुरी बोलने वाली तेरी सास है? देख, अब चाहे बुरा लगे या कुछ, मैंने तो सच कहा है और यही सच है। अगर ऐसा है तो जिन पैरों को इतना कष्ट देकर तुम लोग यहाँ आए हो, उन्हीं पैरों के साथ वापस लौट जाओ। शनाया, तू हमसे ऐसे कैसे बात कर सकती है भला? ए बहुरिया, जाने दे, हमारी वजह से काहे तू अपनी सहेलियों से झगड़ा मोल लेते हैं? सासू माँ, मुझे ऐसी सहेलियों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो मेरे ही घर में मेरे ही सामने आपकी इंसल्ट करे। तुम लोग अभी तक यहाँ खड़ी हो, सुनाई नहीं दिया क्या? निकलो यहाँ से। शनाया के इतना कहते ही काया और छाया वहाँ से पैर पटकते हुए निकल जाती हैं। और कंचन अपनी बहू का अपने लिए आदर सम्मान देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगाकर बोलती है। बहुरिया, आज तूने हमारा दिल जीत लिया। तू हमारी इतनी इज्जत करत है, ये जानकर हमारा दिल तो खुशी से बाग बाग हो गवा। सासू माए, चाहे कुछ हो, हमें अपनी भोजपुरिया सास बहुत प्यारी है। आई हो दादा। आज मोनिशा को बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट बनाने के लिए अवार्ड मिलने जा रहा था, क्योंकि पूरे भारत में उसके प्रोडक्ट को जनता द्वारा बेहद पसंद किया गया था। मोनिशा अपनी सास और पति के साथ फंक्शन में जाती है, जहां उसे सम्मानित किया जाता है। मोनिशा को स्टेज पर बुलाया जाता है और उसके हाथों में ट्रॉफी दी जाती है। तभी वहां मौजूद रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर मोनिशा से बोलती है। मोनिशा मैडम, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं। आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप एक शादीशुदा लड़की हैं। ऐसा लगता है जैसे आप कोई कॉलेज की फर्स्ट ईयर गर्ल है। मैडम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप यहाँ आज इस मुकाम तक कैसे आई? थैंक यू, ये सवाल सच में बहुत अच्छा है। वैसे तो मैं अपनी स्किन केयर की आदत को हमेशा ही फॉलो करती थी, पर मैंने सोचा कि क्यों ना अगर मैं इसका बेनिफिट ले रही हूँ तो बाकी सबको भी दिया जाए। आखिर सुंदर दिखना तो लड़कियों का मौलिक अधिकार होता है। तो चलिए मैं आपको अपनी नेम से फेम तक की छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मोनिशा एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी, जिसे हमेशा से ही खुद को अपडेट रखने का बहुत शौक था। उसकी त्वचा शीशे की तरह चमकदार और रुई की तरह मुलायम थी, जो कोई भी उसे देखता तो बस देखता रह जाता। ऐसे ही एक दिन मोनिशा अपनी डेली स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हुए बेसन, हल्दी, नींबू और दही मिलाकर फेस पैक तैयार करती है और अपने चेहरे पर लगा लेती है। तभी वहाँ उसकी माँ नीलम आती है, जो उसे देखकर बोलती है। अरे ये क्या तू अपने मुंह पे टट्टी लगा के घूम रही है? कुछ भी मत बोलो माँ, बेसन का लेप लगाया है ताकि मेरी स्किन ग्लोइंग दिखे। अरे कितना निखरेगी, पहले ही इतनी सुंदर है। ये ज्यादा अंट शंट चीजें मत लगाया कर, वरना जो है उससे भी हाथ धो बैठेगी। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे सब कुछ हर्बल यूज करती हूँ,
बाहर जाके 2,500-3,000 हजार के महंगे महंगे फेशियल तो नहीं करवाती ना। आप गुस्सा क्यों हो रही हो? भगवान, ये लड़की तो बाप के बाप को पकड़ती है। जितना बोला है उतना किया कर, समझ गई? इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है और मोनिशा आराम से अपनी आंखों पर खीरे रखकर फेस पैक के सूखने का वेट करती है। आधे घंटे बाद जब उसका फेस पैक सूख जाता है तो वो उसे धोकर शीशे में अपना चेहरा देखती है और अपने गालों को छूते हुए बोलती है, हाय हाय, कितनी चमक रही है मेरी स्किन। लव यू बेबी। अब जल्दी से मैं अपना होममेड राइस वाला सीरम लगा लेती हूँ ताकि मेरी ब्यूटी में और चमक आ जाए। इतना कहकर मोनिशा जल्दी से अपने चेहरे पर उसका खुद का बनाया हुआ राइस का सीरम लगाती है और मसाज करने लगती है, जिसके बाद वो आराम से सो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और मोनिशा अपनी स्किन को हेल्थी रखने के लिए अच्छा लाइफस्टाइल भी फॉलो करती है, जिससे उसकी स्किन और ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो रेडी होकर अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है। तभी उसकी एक दोस्त सपना उसके पास आकर बोलती है, वाओ, व्हाट अ ग्लोइंग स्किन। ये लव है या डव है? ये ना लव है ना डव है, ये है मेरी ही नेचुरल स्किन जो लगे मेकअप से भी बेहतर। दूर से तो फ्लॉलेस, पास से तो देखो जरा। छू कर देख लो, टिश्यू पेपर से साफ करके देख लो, तब भी यकीन ना हो तो मुंह धोकर दिखा दूं। मोनिशा की बात सुनकर सपना जल्दी से अपना पॉकेट से रुमाल निकालती है और अपनी पानी की बोतल से उस पर पानी गिराकर उसे गीला कर देती है और फिर उससे मोनिशा की चिक्स और बाकी के चेहरे को साफ करती है। और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि मोनिशा की स्किन पर सच में कोई मेकअप नहीं था और वो बोलती है, अरे वाह यार, तू तो सच में कितनी खूबसूरत है, तुझे कभी किसी की नजर ना लगे। अरे चिंता मत कर, मुझे किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। यार मैं कह रही थी कि तेरी स्किन इतनी अच्छी है कि तू ना अपना YouTube चैनल बना ले और अपने इस रूटीन को बाकी सबके साथ भी शेयर कर, भला हो जाएगा हम जैसे गरीबों का। तेरी बात में दम तो है लड़की। चल एक काम कर, कल मेरे घर आ जाइयो, पहला वीडियो शूट करते हैं हम। ऐसे ही दोनों सहेलियां बातें करते करते कॉलेज में अपना दिन बिताती हैं और अगले दिन सपना दोपहर में मोनिशा के घर जाती है, जहां उसने वीडियो शूट करने की सारी तैयारी की होती है। उसकी पहली वीडियो स्किन को कैसे हाइड्रेट रखा जाए इस विषय पर थी, जिसके लिए उसने सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले ही जमा करके रखा हुआ था, जैसे एलोवेरा, राइस वाटर, विटामिन ई कैप्सूल जैसी बाकी चीजें। साथ ही वो अच्छे बैकग्राउंड के लिए रूम को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देती है, जिसके बाद सपना कैमरा लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिशा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज मैं आपको स्किन हाइड्रेट कैसे रख सकते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो आप सभी अगर अपनी स्किन से प्यार करती हैं, तो आपके पास एलोवेरा होना तो बड़ा ही लाजमी है। बस आपको करना ये है कि 1 चम्मच एलोवेरा में आपको 1 विटामिन ई का कैप्सूल मिलाना है, उनको अच्छे से मैश करना है और जब ये एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए तो रात को सोने से पहले अपने चेहरे को फेस वॉश से वॉश करना है और उसके बाद इसे अप्लाई करना है। और अगले दिन मॉर्निंग में उठकर आपको हल्के गर्म पानी से अपना चेहरा धोना है। ट्रस्ट मी गाइस, 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी स्किन एकदम ग्लास स्किन जैसी लगने लगेगी। इतना बोलकर दोनों दोस्त वीडियो को कंप्लीट करते हैं और उसे एडिट करके अपलोड कर देते हैं। वक्त बीतता जाता है और मोनिशा आए दिन ऐसे ही स्किन केयर के वीडियोस बना कर अपलोड किया करती और लोगों द्वारा उसकी वीडियो को काफी पसंद किया जाता था और धीरे धीरे उसके चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ते जाते हैं और लोग उसे बहुत ज्यादा जानने लगते हैं। अब वो कहीं भी जाती तो लोग उसे पहचान जाया करते और उसके साथ सेल्फी लिया करते। ऐसे ही एक दिन वो मेट्रो से घर जा रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात एक आरव नाम के लड़के से होती है, जो कि डेली उसकी वीडियोस को देखा करता था। साथ ही वो उसका बहुत बड़ा फैन भी था। वो उसे देखकर उसके पास जाकर बोलता है, हेलो मैडम, आप मोनिशा है ना, लव योर स्किन वाली? जी मैं वही हूँ। और आप? जी मैं आरव हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। कूलर, पंखा, एसी सब हूँ। प्लीज क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ?
जी जरूर। इतना कहकर आरव जल्दी से मोनिशा के साथ फोटो क्लिक करता है और बोलता है, मैडम आप सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। आप जितनी खूबसूरत यूट्यूब पर नजर आती है ना, उससे कहीं ज्यादा रियल में लगती हैं। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? मैं पक्का आपको परेशान नहीं करूँगा। प्लीज मैडम प्लीज। ओके ओके, लगता है आप तो जबरा फैन बन गए हैं। लाइए अपना फोन दीजिए, मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ। आरव जल्दी से अपना फोन निकालकर मोनिशा को दे देता है और वो उसकी फोन में अपना नंबर सेव कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद आरव खुशी से डांस करने लगता है। मोनिशा जैसे ही उसे पलट कर देखती है, वो जोरों से हंसने लगती है और ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। अब आरव और मोनिशा के बीच बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और अपने घर वालों को अपने रिश्ते की सच्चाई बताकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भी मोनिशा अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखती थी, जिसके चलते उसकी सास कुसुम और आसपास के लोग भी उसकी चमकी हुई त्वचा की तारीफ किया करते थे। ऐसे ही एक दिन सभी लोग हॉल में बैठकर शाम की चाय का मजा ले रहे होते हैं। साथ ही मोनिशा अपनी वीडियोस पर आए हुए कमेंट अपनी सास को सुना रही होती है। तभी मोनिशा बोलती है, माँ जी देखिए ना, मेरे एक फैन ने लिखा है कि मैडम आप अपने खुद के ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दीजिए। हम आपकी रेमेडीज को अपने घर पर ट्राई करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। हमें बहुत बेनिफिट होता है और हमारी तरह हम और लोगों को भी बेनिफिट देना चाहते हैं, वो भी आपके प्रोडक्ट के थ्रू। तो आप बस पहल कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। अरे वाह, ये आइडिया तो सच में बहुत अच्छा है। मोनिशा, मैं और माँ जी भी इसमें तुम्हारा साथ देंगे। अगर तुम खुद का ब्यूटी ब्रांड बनाना चाहती हो तो मैं रेडी हूँ। हाँ बहू, लल्ला ठीक कह रहा है, तू ये कर ले। वैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि तेरा जितना नाम होगा मुझे उतनी ही खुशी होगी। जिसके बाद मोनिशा आरव और कुसुम की मदद से अपना खुद का ब्यूटी ब्रांड बनाती है। स्किन केयर के लिए नए नए प्रोडक्ट्स बनाती है और उसे कामयाबी भी मिलती है। आज मोनिशा को बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट बनाने के लिए अवार्ड मिलने जा रहा था। पूरे भारत में उसके प्रोडक्ट्स को जनता द्वारा बहुत पसंद किया गया था। मोनिशा अपनी सास और पति के साथ फंक्शन में जाती है, जहां उसे सम्मानित किया जाता है। मोनिशा को स्टेज पर बुलाया जाता है और उसके हाथों में ट्रॉफी दी जाती है और वहां मौजूद रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर मोनिशा से बोलती है, तो बस ये थी मेरी और मेरे स्किन केयर की छोटी सी कहानी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फंक्शन में मौजूद सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और तीनों खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। ऋषभ और इशिका अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और दोनों ऋषभ के घर जाते हैं, जहां ऋषभ की मां निशा और पिता दर्शन होते हैं और दोनों को हाथ पकड़े हुए आता देखकर निशा बोलती है, ऋषु कहाँ था बेटा? और तूने ये सामने वाली चुड़ैल की बेटी का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? माँ पापा, मैं और ऋषिका एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए हमने शादी कर ली है। ये सुनकर तो जैसे निशा की दुनिया ही हिल जाती है और वो गुस्से में बोलती है, अपनी जुबान को लगाम दे नालायक। तुझे प्यार भी हुआ तो किससे? उस चुड़ैल कामनी की बेटी से, जो मुझे फूटी आँख नहीं भाती। मैं इस शादी को नहीं मानती। ए लड़की, निकल जा यहाँ से। कैसी बातें करती हो निशा? सुना नहीं तुमने? बच्चों ने शादी कर ली है। हाँ, हमारी मर्जी के खिलाफ जरूर गए हैं, लेकिन इस बेचारी का क्या कसूर? कसूर ये है कि ये कामिनी की बेटी है, उस कामिनी की जिससे मैं नफरत करती हूँ। मैं इसे अपनी बहू कैसे मान लूँ? सासू माँ बस कीजिए, जितनी नफरत आप मेरी माँ से करती है ना, उससे कहीं ज्यादा नफरत मेरी माँ आपसे करती है। फिर भी मैं उनके खिलाफ खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे ऋषभ से बहुत प्यार है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। निशा, जो भी हो, पर अब इशिका हमारी बहू है। भलाई इसी में है कि हम इन्हें अपना आशीर्वाद दे दें। जो आपको ठीक लगे वो करिए, पर मैं बेमन से इन्हें अपना आशीर्वाद नहीं दे सकती, समझे आप? इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और दर्शन निशा की जगह खुद उन दोनों की आरती करता है और दोनों उसके पैर छूकर घर के अंदर आते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और इशिका एक बहू होने के नाते अपने ससुराल को अच्छे से संभालती है, लेकिन निशा उससे सीधे मुंह बात नहीं करती और बात बात पर उसे सुनाया भी करती। ऐसे ही एक दिन इशिका किचन में सफाई कर रही थी।
तभी उसके हाथ से एक प्लेट गिरकर टूट जाती है और वो उसे उठाने लगती है। तभी वहाँ निशा आकर बोलती है, बहुत बढ़िया, तेरी माँ ने तो तुझे तोड़फोड़ करना ही सिखाया है। जब देखो चीजों का सत्यानाश करती रहती है। गलती से टूट गया सासू माँ, नया ला दूंगी। नया ला दूंगी? ये अकड़ किसको दिखा रही है? मुझे अपने घर में तेरी ये अकड़ नहीं चाहिए, समझी? इतना कहकर वो किचन से बाहर चली जाती है और कुछ ही देर में जब इशिका हॉल में बैठी मैगजीन पढ़ रही होती है, तभी उसकी माँ कामिनी वहाँ आती है और उसे देखकर इशिका बोलती है, माँ आप आइए ना, अंदर आइए। आप यहाँ आई, इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया ना? अब आप मुझसे नाराज नहीं हो ना? नाराज तो मैं तुझसे बहुत थी, पर कहते हैं ना, माँ की अपने बच्चों से नाराजगी पल भर की होती है, तो बस तुझे देखने चली आई। मैं बहुत खुश हूँ माँ कि आप यहाँ आई। बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। वो इतना बोलती ही है कि तभी निशा अपने कमरे से बाहर आती हुई बोलती है, अरे ओ चुड़ैल की बेटी, तुझे कहा था ना मैंने कि मेरी चाय मेरे कमरे में भिजवा दियो। फिर क्या हुआ चाय का? ओहो, ये मेरे घर कौन आया है? झगड़ालू कामिनी? ना ना निशा, ध्यान से देख, तेरी समधन आई है। हाँ हाँ, अब जबरदस्ती रिश्ता जोड़ ही लिया है तो क्या कर सकते हैं। मैं तो अपने बेटे ऋषभ की वजह से मजबूर हूँ, वरना तुझे और तेरी इस बेटी को तो मैं अपने घर के आसपास भी ना भटकने दूँ। उसकी बातें सुनकर कामिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी इशिका उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोलती है, माँ प्लीज कोई जवाब मत देना, बात को बढ़ाने से क्या होगा, आप शांत हो जाइए बस। वही तो बात है ना निशा, तेरे चाहने से तो सब कुछ नहीं होगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, तुझे देखने आई थी सो देख लिया, अब फालतू लोगों के मुंह क्या लगना। इतना कहकर वो चली जाती है। निशा और कामिनी एक ही मोहल्ले में आमने सामने रहती थी, लेकिन एक दूसरे से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। लेकिन उनके बच्चे यानी इशिका और ऋषभ एक दूसरे से प्यार कर बैठे। वो जानते थे कि उनकी माएं उनके रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी, इसलिए उन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद इशिका की माँ कामिनी तो अपनी नाराजगी छोड़ देती है, लेकिन निशा ऐसा नहीं करती, इसीलिए वो अपना गुस्सा इशिका पर ही निकालती रहती थी। ऐसे ही एक दिन इशिका सबके लिए खाने में गाजर का हलवा बनाती है, जिसे खाते ही निशा बोलती है, उस चुड़ैल ने तुझे यहाँ मुझे मारने के लिए भेजा है ना? क्या इस हलवे में तूने चीनी डाली है या चीनी में हलवा? माँ, हलवा इतना मीठा तो नहीं है, ठीक ही बना है। हाँ भगवान, कम मिठाई डाला है बहू ने, मैं भी तो खा रहा हूँ, फिर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा, तो मतलब मैं पागल हूँ जो फालतू में झूठ बोलूंगी, है ना? ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर बात पर तुम बहू को इतना बुरा भला कहने क्यों लगती हो? हाँ माँ, जब से इशिका यहाँ आई है ऐसा लगता है आप उससे ऐसे बात करती हो जैसे उस पर अपना कोई गुस्सा निकाल रही हो। अरे इतनी ही परेशानी है तो चली जाए ना अपनी माँ के घर, और तू भी चला जा। तुझ जैसे बेटे की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझा? इतना कहकर वो हलवे की कटोरी को फेंककर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन इशिका अपनी माँ के घर जाकर उसे सब कुछ बताती है। तो कामिनी बोलती है, ये निशा कैसी औरत है, भला इतना कठोर भी कोई होता है क्या? देख बेटा, तू इतना परेशान मत हो, मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। रोज रोज की काय काय से तो अच्छा है कि तू अलग ही हो जाए। नहीं माँ, मैं ऋषभ को सासू माँ से अलग नहीं करना चाहती। मुझे कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे हम उस घर में भी रहे और कलेश भी ना हो। अच्छा, फिर तो तू एक काम कर, इधर आ, बताती हूँ। इसके बाद कामिनी इशिका के कान में कुछ बोलती है और अगले ही दिन इशिका अपना और ऋषभ का सारा सामान पैक करके हॉल में आती है और ये सब देखकर दर्शन बोलता है, बहू, तूने अपनी सास की बातों को दिल से लगा लिया क्या, जो ऐसे घर छोड़कर जा रही है? देख रहे हो ना, ये लड़की तो बस इसी दिन का इंतजार कर रही थी। जाने दो इसे जहाँ जाना है, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सासू माँ, कौन कहाँ जा रहा है? हम तो ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं, एक किराएदार के तौर पर, ताकि सासू माँ आपको मुझसे कोई शिकायत न रहे। ये क्या नौटंकी लगा रखी है? ये चुड़ैल की बेटी, घर से जाना है तो जा, फालतू की बकवास मत कर। मैं सच कह रही हूँ सासू माँ। चलिए ऋषभ जी, अपने किराए के मकान में। इतना कहकर वो ऋषभ के साथ ऊपर चली जाती है और ऐसे ही निशा की बहू अपने ही ससुराल में किराएदार बनकर रहने लगती है और ना ही वो घर का कोई काम करती और ना ही निशा से ज्यादा बातचीत करती। ऐसे ही एक दिन
कुछ पड़ोसने निशा के घर आती है और बोलती है, निशा, मैंने सुना है तेरी बहू और कोई नहीं बल्कि कामिनी की बेटी है। पर कामिनी से तो तेरा 36 का आंकड़ा था ना। अरे तू क्यों घड़े मुर्दे उखाड़ रही है? निशा, तू हमें बहू से मिलवाना। तुम दोनों तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने उसे देखा ही नहीं है। अरे गली में हमेशा मटकती तो रहती थी, अब शादी के बाद क्या अलग दिखेगी? इतने में ही इशिका ऊपर से आती है और उसके हाथ में कुछ पैसे होते हैं। उसे देखकर पड़ोसन बोलती है, लो, बहू तो खुद ही नीचे आ गई। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप दोनों? अरे आप यहाँ तक आई है तो थोड़ा और मेरे घर तक भी चलिए ना। अरे बहू, कैसी बातें कर रही है? हम तेरे घर पर ही तो आए हैं। अच्छा, मुझे लगता है तू अपने कमरे में आने की बात कर रही है ना? नहीं आंटी जी, मेरा घर तो ऊपर वाले फ्लोर पर है। ये तो मकान मालिक का घर है। अरे मैं तो भूल ही गई कि मैं किस काम आई थी। ये लीजिए इस महीने का किराया। इतना कहकर वो पैसे निशा के आगे रखी टेबल पर रख देती है और ये सब देखकर वो पड़ोसने हैरान हो जाती है। तभी इशिका बोलती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना कि गैस पर कुछ चढ़ा कर आई हूँ, आप लोग आइएगा जरूर। हाँ, ये क्या था निशा, तेरी बहू किराएदार कब बन गई? और कामिनी को ये बात पता है क्या? ओह, ये तो होना ही था। निशा ने इशिका को कभी दिल से अपनी बहू माना ही नहीं था। अच्छा हुआ कि इशिका ने समझदारी दिखाई और वो घर छोड़कर नहीं गए, वरना निशा तो अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए भी तरस जाती। तुम दोनों का हो गया हो तो निकलो यहाँ से। उसके इतना कहते ही दोनों पड़ोसनी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और उनकी कही बातें निशा के कानों में गूंजती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और वो अपने बेटे बहू को आते जाते तो देखा करती थी, लेकिन उनसे कभी बात नहीं किया करती थी। एक दिन कामिनी निशा के घर आती है और उसे बोलती है, इशिका, बेटा इशिका। आइए बहन जी, बैठिए ना। ना भाई साहब, मैं आप लोगों से नहीं, आपकी किराएदार बहू से मिलने आई हूँ। माँ, आप क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आज तेरा जन्मदिन था तो घर में कुछ मीठा बनाया था, वही देने आई थी। बहू, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुमने बताया नहीं? क्यों, आप लोग किराएदारों का भी जन्मदिन मनाते हो क्या? नहीं ना, तो आपको बताकर क्या ही करती। ये सब सुनकर निशा से चुप नहीं रहा जाता और वो बोलती है, बस बहू, जो तू मुझे समझाना चाहती थी मैं समझ गई। मैंने तुझे बहू नहीं माना और कामिनी की दुश्मनी के चलते मैं तुझे हमेशा सुनाती रही, तुझसे प्यार से बात नहीं की। लेकिन तू इस घर से जाने की जगह यहाँ किराएदार बन के रही ताकि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहे। मुझे माफ कर दे बहू। अरे बस सासू माँ, आप मुझे डांटते हुए ही अच्छी लगती है, माफी मांगते हुए नहीं। इतना कहकर वो अपनी सास के गले लग जाती है और इशिका अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। कामिनी अपनी बहू डॉली से बहुत परेशान थी क्योंकि डॉली साफ सफाई की बिल्कुल आदी नहीं थी। उसने घर के अंदर और बाहर कभी भी साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया था। ऐसे ही एक दिन जब डॉली घर के बाहर आंगन में नल खुला छोड़कर घर के अंदर बैठकर टीवी देखने में व्यस्त थी, तो बाहर से आ रही कामिनी जब पूरे आंगन में पानी फैला हुआ देखती है तो चिल्लाते हुए अपनी बहू से बोलती है, डोली और डोली कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ जी, क्यों गले का स्पीकर बना रही हो? अरे देख, पूरे आंगन में पानी पानी हो गया, ये नल बंद क्यों नहीं किया? सॉरी माँ जी, वो मैं भूल गई थी जल्दी में। तेरी जल्दी के चक्कर में घर के आगे पानी भर गया, अब इसी पानी में मच्छर पनपेंगे। अरे माँ जी, कुछ नहीं होगा, अंदर जाइए, सूख जाएगा। अरे पानी ही तो है, कौन सा खून है जो आप इतना बवाल मचा रही हो? तेरा बस चले तो तू हमारा खून बहा दे। कामिनी घर के अंदर आती है तो देखती है कि घर का कोई काम नहीं हुआ है, कपड़े भी इधर उधर फैले हैं। ये देखकर वो एक बार फिर से अपनी बहू को बोलती है, बहू, तुझे इस घर का ख्याल है भी या नहीं? अरे कपड़े ऐसे फैले हुए हैं, घर में कोई साफ सफाई भी नहीं की, मेरे घर को बीमारियों का घर बनाना है क्या? माँ जी, मैं कर तो रही हूँ सफाई, और ऐसे बीमारियाँ नहीं लगती, बाहर जाने से घूमने फिरने से लगती हैं। सर्दियों का मौसम है, एक तो बाहर पानी नहीं सूखा, ऐसे में घर में भी गंदगी होगी तो कीड़े मकोड़े और मच्छर नहीं होंगे तो क्या होगा? इन्हीं के कारण डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां होने का खतरा होता है। अरे माँ जी, हमारे घर में कोई बीमारी नहीं आएगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, तेरे रूप में एक बीमारी है तो इस घर में, अब हट, मुझे ही साफ सफाई करनी पड़ेगी। कामिनी पूरे घर की सफाई करती है
जिसके बाद वो देखती है कि उसकी बहू बैठे बैठे अपने नाखून खाने में लगी है। ये देखकर वो उससे बोलती है, बहू ये क्या हरकत है? अरे अपने ही नाखून खा रही है। इतने गंदे कीटाणु होते हैं इसमें, तेरे सारे पेट में जाएंगे ये। छी, तुझे घिन नहीं आती ये करते हुए? माँ जी आपको क्या दिक्कत है? छोटी छोटी बात पर मुझे सुनाती रहती है। तेरे भले के लिए ही सुनाती हूँ ताकि तू साफ सफाई रखे। अरे ये देख, अगर हम खुद में गंदगी रखेंगे तो खुद बीमार पड़ेंगे और घर में रखने से हमारे आसपास के लोग भी बीमार पड़ेंगे। भले ही तुझे ये बात अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन बाद में जरूर आएगी। कामिनी की बातें डॉली के आसपास डोल कर निकल जाती है। ऐसे ही गुजरते समय के साथ डॉली की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। वो अब भी अपने आसपास गंदगी ही रखती और इसी लापरवाही के चलते घर के बाहर पानी जमा रहता, जिसके कारण उनके घर में बहुत मच्छर हो गए थे। और एक दिन जब डॉली को एक मच्छर ने काटा तो उसने बोला, अरे हाय, घर में कितने मच्छर हो गए हैं। माँ जी हमें मच्छर मारने वाली स्प्रे लानी पड़ेगी। अगर घर में साफ सफाई रखती तो मच्छर पनपते ही नहीं। अरे आपको तो बस बहाना चाहिए मुझे ताने मारने का। रहने दो, मैं खुद ले आऊंगी। डॉली बाजार से मच्छर मारने का स्प्रे ले तो आई थी, लेकिन साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती थी, जिस वजह से रोज ही घर में मच्छरों का डेरा लगा रहता था, जिसके कारण उसका स्प्रे भी एक ही हफ्ते में खत्म हो जाता है। इसी बीच उसको हल्का हल्का बुखार आने लगता है, साथ ही उसके दोनों घुटनों के जोड़ों में भी दर्द शुरू हो जाता है। ये देखकर कामिनी डॉली से बोलती है, बहू अभी से जोड़ों घुटनों में दर्द होना सही नहीं है। मेरी मान तो एक बार डॉक्टर को दिखा ले। माँ जी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। और वैसे भी बुखार होना, दर्द होना ये तो आम ही बात है। कल परसों तक मैं ठीक हो जाऊंगी। कुछ दिनों में डॉली की हालत और खराब होने लगती है। उसको अब तेज बुखार के साथ साथ सर दर्द और शरीर पर लाल दाने भी निकलने लगते हैं। उसकी ये हालत देखकर कामिनी अपने बेटे करण को कॉल करती है, जिसके बाद करण ऑफिस से घर आता है और दोनों माँ बेटे डॉली को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका टेस्ट करके बताते हैं कि उसे डेंगू हो गया है। ये सुनकर कामिनी हॉस्पिटल के बेड पर लेटी डॉली से बोलती है, बहू कहती थी ना तुझे, साफ सफाई ना रखने से बीमारी हो जाएगी। देख हो गई ना बीमारी। डेंगू पता है कितनी खतरनाक बीमारी है। ऐसे मत बोलिए माँ जी, मैं तो पहले ही बहुत डरी हुई हूँ। डॉली का इलाज चलता है। कुछ टाइम बाद वो ठीक होकर घर आ जाती है, लेकिन कहते हैं ना, दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। लेकिन डॉली के साथ इसका उल्टा था। वो खुद इतनी भयंकर बीमारी से ठीक हुई थी, लेकिन फिर भी वो साफ सफाई में लापरवाही करती थी। नतीजा ये हुआ कि कुछ दिन बाद करण ऑफिस से घर आया तो कामिनी उसको पानी देते हुए बोली, बेटा ठीक तो है तू? तेरी हालत ठीक नहीं लग रही। आंखें देख कैसे सूज सी गई हैं। इधर दिखा मुझे, बुखार तो नहीं है? कामिनी करण के माथे पर हाथ रखकर देखती है तो उसको तेज बुखार होता है। ये देखकर वो उससे बोलती है, बेटा तुझे तो बहुत तेज बुखार है, चल डॉक्टर के पास। नहीं माँ, मेरी हालत नहीं है कहीं जाने की। घर आ गया वही बहुत है। अच्छा रुक, मैं डॉक्टर को घर ही बुलाती हूँ। कामिनी करण को कमरे में लेटाकर डॉक्टर को कॉल करती है। कुछ देर में डॉक्टर घर आते हैं तो घर की हालत देखकर मुंह सड़ाते हुए बोलते हैं, ये आपके घर में इतनी गंदगी क्यों है? थोड़ा साफ सफाई रखिए। डॉक्टर की ये बात सुनकर डॉली शर्म से सर को झुका लेती है और कामिनी भी उसको घूर कर देखती है, जिसके बाद डॉक्टर करण को चेक करते हैं और कामिनी से बोलते हैं, कामिनी जी ये बताइए, घर में किसी को डेंगू हुआ था क्या? जी मेरी बहू को, वो भी एक हफ्ता पहले ही। अच्छा, आपके बेटे को भी डेंगू की शिकायत है। इनकी प्लेटलेट्स बहुत तेजी से कम हो रही हैं। ऊपर से आपके परिवार में पहले डेंगू हो रखा है किसी को, तब भी इतनी लापरवाही। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हुआ। ये एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन लगता है आप लोगों ने इसको बहुत ही साधारण समझा हुआ है। डॉक्टर साहब, ये सब मेरी इस डेंगू वाली बहू का किया धरा है। इस औरत को मैंने 1000 बार बोला कि घर में साफ सफाई रख, लेकिन नहीं, इसने तो मेरी सुनी नहीं। खुद बीमार हुई फिर भी इसको अक्ल नहीं आई। देखिए, आपकी बहू तो ठीक हो गई, लेकिन आपके बेटे को देखकर लग रहा है इनको गंभीर डेंगू बुखार हुआ है।
जल्द से जल्द इनको हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ेगा। मैं अपने हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भेजता हूँ, आप इनको हॉस्पिटल ले आइए। डॉक्टर अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद कामिनी डॉली से बोलती है, आज तेरी वजह से मेरे बेटे की ऐसी हालत है, अगर इसको कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे शर्म कर, मैं तुझे बोल बोल कर थक गई, लेकिन तूने अपनी ये गंदगी में रहने की आदत नहीं सुधारी। अब तेरे सुहाग की जान पर बात आ गई है, थोड़ी तो शर्म कर। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है और मैं सब समझ भी गई हूँ। अब से मैं साफ सफाई का पूरा ध्यान रखूंगी, पर प्लीज मेरे करण जी को बचा लो। अब माफी मांगने से क्या होगा, मेरे बेटे की जान पर तो बनाई, अब तुझे गलती समझ आ रही है। कह देती हूँ, मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कुछ देर में एम्बुलेंस आती है, जिसके बाद करण को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें पता चलता है कि उसको डेंगू का गंभीर बुखार है, जिसके कारण उसकी प्लेट्स भी तेजी से गिर रही है। लेकिन समय रहते डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और करण की हालत में सुधार आने लगता है और लगभग 1 महीने बाद वो बिल्कुल ठीक होकर घर आता है, जिसपे वो और कामिनी घर की हालत देखकर चौंक जाते हैं। घर एकदम साफ सुथरा होता है। ये देखकर कामिनी बोलती है, शुक्र है बहू, देर से ही सही पर तेरे अंदर अक्ल तो आई। हाँ माँ जी, गलती मेरी है, मैं इतनी गंभीर बीमारी से गुजरी लेकिन फिर भी मैंने सबक नहीं लिया और मेरी गलती की वजह से मेरे पति को भी सजा मिली। वो तो भगवान का शुक्र है जो इनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे कारण आप दोनों को बहुत सहना पड़ा है। इसीलिए मैं अब घर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखूंगी ताकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का एक भी मच्छर हमारे घर में पनप ना पाए। हाँ बहू, और साथ ही अपने आसपास वालों को भी ये समझाना चाहिए कि कहीं भी पानी न जमा होने दे और अपने आसपास सफाई रखे, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ बीमारियाँ जन्म नहीं लेती। जी माँ जी। डॉली ने अपनी गलतियों से सीख लेकर अपनी गंदगी में रहने वाली आदत को सुधार लिया